नमस्कार, आप देख रहे हैं A1 टीवी का खास कार्यक्रम आज का एजेंडा और आपके साथ मैं हूं आशीष तिवारी। प्रदेश की 7 सीटों पर उपचुनाव होने जा रहे हैं। उपचुनाव को लेकर दोनों ही पार्टियां कमर कस चुकी है। एक और जहां बीजेपी अपनी प्रतिष्ठा को बचाने में लगी हुई है, गुड गवर्नेंस पर मुहर लगाने की जुगत में है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस अपने प्रभुत्व को बचाने में लगी हुई है। 7 में से 4 सीटें कांग्रेस के कब्जे में, 2 विपक्षी दलों के में और 1 सीट बीजेपी के खाते में थी। और अब उपचुनाव की अग्नि परीक्षा में इन सीटों को बचाना विपक्ष के लिए जहां नाक का सवाल बना हुआ है, तो वहीं दूसरी ओर भजनलाल सरकार के लिए भी यह उपचुनाव किसी प्रतिष्ठा के चुनाव से कम नहीं है। इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता सुमित श्रीमाल जी। सुमित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार सुमित जी, उपचुनाव का रण और मैदान सज चुका है। पहले इंतजार किया जा रहा था, हालांकि आपकी पार्टी ने सूची सबसे पहले डिक्लेयर करी और उसके बाद काफी गहन चिंतन मंथन के बाद कांग्रेस ने सूची डिक्लेयर करी। कई बार कयास लगाया जा रहा था कि गठबंधन होगा नहीं होगा, गठबंधन की जुगत लगाई जा रही थी, लेकिन किन्हीं कारणों के चलते गठबंधन नहीं हो पाया और अब इंडिविजुअल सभी पार्टियां चुनावी मैदान में उतरी हैं। तो जाहिर तौर पर मैं समझता हूं कि बीजेपी को तो इस बात से एक एडवांटेज जरूर मिला होगा और फायदा कहीं ना कहीं वोटों के पोलराइजेशन का बेनिफिट जो है वो बीजेपी को कहीं ना कहीं होता हुआ नजर आ रहा है इस उपचुनाव में। क्या लग रहा है, ये विपक्ष की जो रणनीति थी, जिस प्रकार से लोकसभा चुनाव में एकजुट होकर के चुनावी मैदान में गए और करारी शिकस्त भी दी, एक तरीके से कहें मिशन 25 जो बीजेपी का था, वो मिशन 25 बीजेपी का सफल नहीं हो पाया। भजनलाल सरकार से उम्मीद थी आला कमान को, केंद्रीय नेतृत्व को, लेकिन 11 सीटें गंवा दी। अब उपचुनाव है, उपचुनाव में राजस्थान विधानसभा से जुड़े मुद्दे हैं, राजस्थान की समस्याएं हैं और इस चुनाव में अग्नि परीक्षा है भजनलाल सरकार की। जी, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि जैसा आप बोल रहे हैं, कांग्रेस ने इस राजस्थान के 7 सीटों पर जो उपचुनाव होने जा रहे हैं उसमें सीट और कैंडिडेट डिक्लेयर करने में काफ़ी देरी कर दी थी। तो सबसे पहले तो एक जनता में मैसेज जा रहा है कि अभी समझ ही नहीं पा रहे थे कि किसको उतारना हो, क्योंकि इनके मंसूबे, इनका आत्मविश्वास लगातार बिल्कुल गिरता जा रहा था। और जिस प्रकार से इन्होंने पूरे देश को लगराने का काम किया, झूठ बोलने का काम किया, इनके जो बड़े नेता जिनको गांधी परिवार से आते हैं, परिवारवाद से जो लगातार कांग्रेस पार्टी चल रही है, आप देखिए लगातार इन्होंने झूठ बोल करके लोकसभा में 443 में से 99 सीटें हासिल तो की, लेकिन सिर्फ और सिर्फ ये भारतीय जनता पार्टी को रोकने के कार्य में ये लगातार लगे रहे। इनका किसी प्रकार का कोई गठबंधन है ही नहीं। आशीष जी, आप जैसा भी कह रहे थे कि इन्होंने वहां पर बिल्कुल गठबंधन किया था, इंडी अलायंस गठबंधन किया था, और आप ये राजस्थान में देखिए तो ये गठबंधन बिल्कुल किसी से इन्होंने गठबंधन नहीं किया और गठबंधन टूट गया है। इंडी अलायंस जब हुआ था सुमित जी, उस वक्त उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि ये गठबंधन सिर्फ लोकसभा चुनाव के लिए है, ये विधानसभा चुनाव के लिए नहीं है। ये जब इंडी गठबंधन का गठन किया जा रहा था उस वक्त भी इस बात को लेकर सवाल उठे थे और बड़े आला जो नेता हैं विभिन्न दलों के, उनसे पूछा गया था कि क्या ये गठबंधन परमानेंट है, क्या विधानसभा चुनाव आने वाले समय के जो विधानसभा चुनाव होंगे उनमें भी इसी अलायंस के साथ में मैदान में जाएंगे। लेकिन हरियाणा चुनाव देखें तो आम आदमी पार्टी भी चुनावी मैदान में थी, कांग्रेस अलग से अपने प्रत्याशी उतार करके मैदान में थी और उसका बेनिफिट जाहिर तौर पर बीजेपी को जरूर मिला। तो गठबंधन होता तो शायद राजस्थान में मुश्किलें जरूर बीजेपी को होती। देखिए कि गठबंधन, ये भारतीय जनता पार्टी की आप मुश्किलों की बात कर रहे हैं, मुश्किल तो भारतीय जनता पार्टी में शुरू से बिल्कुल ही, आप 2014 से देखें, जब से हमारी लोकसभा में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सत्ता में हम आए हैं, क्योंकि जब व्यक्ति सत्ता में बैठता है तो वो विकास के लिए, जनता के हित के लिए और सभी तमाम जो भी मुद्दे होते हैं, चाहे वो इंटरनेशनल मुद्दे हो, नेशनल हो, लोकल मुद्दे हो, उन सभी को लेकर के हम आगे बढ़ते हैं। देखिए भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासित पार्टी, आप देखिए 2014 से ही देश के तमाम वो बड़े मुद्दे जिनको भारत को वास्तव में आवश्यकता थी, लगातार देश हमारा पिछड़े जा रहा था, लेकिन पिछले 70 सालों में जो कांग्रेस ने राज किया, उसके बाद पिछले 10 वर्षों में अगर आप परिणाम देखें तो पूरे देश के बिल्कुल एक स्थिति बिल्कुल और लोगों की विचारधारा बिल्कुल बदल चुकी है। इसके पीछे अगर किसी का श्रेय जाता है तो भारतीय जनता पार्टी के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को जाती है और उनकी टीम को जाती है। इसी प्रकार हम राजस्थान के आज 7 जो उपचुनाव की बात कर रहे हैं, हम 7 सीटों पर उपचुनाव की बात कर रहे हैं। बिल्कुल आप देखिए कि गठबंधन, बिल्कुल आपने कहा कि विधानसभा में इन्होंने, लेकिन इस बार इन्होंने प्रयास किया
गठबंधन करने का प्रयास किया, जैसा कि हनुमान बेनीवाल जी ने कहा कि इनके प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जी ने हमारा गठबंधन नहीं होने दिया। तो इनके शब्दों से बिल्कुल क्लियर हो चुका है कि इनको लग तो रहा है कि गठबंधन नहीं होगा तो कहीं ना कहीं निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा। लेकिन मैं समझता हूं कि पिछली 10 महीने में जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने जो कार्य करके दिए हैं, राजस्थान के वो बड़े मुद्दे, चाहे वो बिजली के क्षेत्र में देख लीजिए, पानी के क्षेत्र में देख लीजिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, किसानों के लिए, तमाम बड़े वो मुद्दे जिनको लेकर के हम आत्मनिर्भरता की ओर लगातार आगे बढ़ रहे हैं। आप देखिए भजनलाल जी ने कहा था बिल्कुल, और हमारे मैनिफेस्टो में हमने कहा था कि हम 450 रुपए में सिलेंडर देंगे, तो हमने 450 में सिलेंडर दिया। तो जनता कहीं ना कहीं ऐसी कांग्रेस से आहत थी कि उनको 1 लाख रुपए देने की बात थी। और आपने पूर्व में देखा कि कांग्रेस के बिल्कुल कार्यालय पर, कांग्रेस का जो कार्यालय था वहां पर लोग बाग पहुंच भी गए थे। तो इनके झूठ से अब जनता तंग आ चुकी है और इनकी झूठ की जो सच्चाई थी वो सामने भी आ चुकी है। और गठबंधन का दूसरा पहलू की बात करें तो निश्चित रूप से गठबंधन है ही नहीं, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को रोकने का, जनता को बलगराने का और झूठ बोलने का ये लगातार गठबंधन करते आए हैं। क्योंकि लेकिन इन्होंने जो आखिरी इनके पास हथकंडा था, उस हथकंडे को भी ये उसमें भी फेल हो चुके हैं। जब आप देखिए कि 443-44 में से ये 99 पे आकर अटक गए, आप देखिए फिर भी हाँ, एक जरूर इनके कांग्रेस की एक अच्छी बात देखने को मिलेगी आपको कि इतना फेल्योर होने के बाद भी इनका आत्मविश्वास इतना जबरदस्त। तो ये आत्मविश्वास वास्तव में देखते ही बनता है कि ये आत्मविश्वास कहां से लेकर के आते हैं कि एक बच्चा 100 में से पहले 8 नंबर लाता था, अब 13 नंबर लेकर आ रहा है, लेकिन 13 नंबर लाकर वो खुशी ऐसी जाहिर कर रहा है कि 83 नंबर आ गए हो। लेकिन ऐसा झूठा, लेकिन ये झूठ इस प्रकार से जनता को दिखाने का होता है, क्योंकि घर के अंदर तो पता है कि वो बच्चा फेल हो चुका है, उसके आगे भविष्य की कल्पना कर रहे हैं, तो मां बाप बड़े दुखी हो रहे हैं। उसी प्रकार से देश विपक्ष होना चाहिए, लेकिन झूठ के सहारे नहीं। मैं समझता हूं अब अच्छी पॉलिसियों पे आइए ना, बिल्कुल। आप देखिए कि इनके जम्मू कश्मीर में जहां इन्होंने गठबंधन करा, गठबंधन के साथ भी इतना भ्रष्टाचार और इतनी गजब इनकी नीतियां सामने आती है कि अभी जम्मू कश्मीर के चुनाव में बिल्कुल आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी 29 सीटें आई और 42 सीटों के साथ में बिल्कुल उमर अब्दुल्ला जी बिल्कुल सरकार में आ गए हैं। उन्होंने मैनिफेस्टो में कहा हम धारा 370 वापस लेकर के आएंगे, और उनकी गठबंधन की सरकार बिल्कुल 6 सीटों के साथ में कांग्रेस भी जुड़ी हुई है। अब आप देखिए जैसे ही वो सत्ता में आते हैं तो बोलते हैं कि अभी तो ये इंपॉसिबल होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व इतना मजबूत और इतना दृढ़ है कि ऐसी चीजें असंभव है। लेकिन जनता को समझना होगा कि किस प्रकार से झूठ चाहते हैं, किस प्रकार से ये झूठ बोलते हैं। तो ऐसा झूठ करके 99 की सीटें इन्होंने पार कर ली। लेकिन राजस्थान का जब चुनाव आया, और जस्ट इससे पहले आशीष जी मैं कहना चाहूंगा कि हरियाणा के परिणाम आपने देखे, क्योंकि अगर ये इनका झूठ चलता तो लोकसभा के परिणाम नहीं, क्योंकि लोकसभा के परिणाम तो सुखद भारतीय जनता पार्टी के लिए पिछली 3 बार से लगातार अच्छे आ रहे हैं। आप 2014, 2019, 2024 और राजस्थान में तो आपको पता है हमारी भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत के साथ में बिल्कुल सरकार है। माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी लगातार, मैंने बताया आपको, ईआरसीपी के लिए बिल्कुल मध्य प्रदेश से बिल्कुल हमारे समझौता हो चुका है। आप आत्मनिर्भर बिजली की बात कर रहे हैं, जहां पर बिजली 18 रुपए यूनिट में अशोक गहलोत जी के टाइम पे खरीदी जाती थी, और आज स्थिति है कि हम आत्मनिर्भर बनने की ओर अग्रसर हैं। 2027 तक निश्चित रूप से राजस्थान बिजली बनाने में, बिजली उत्पादन में आत्मनिर्भर बनेगा। सोलर जो है सूर्य घर योजना के तहत बिल्कुल हमारे केंद्र सरकार भी राजस्थान के लोगों को नहीं, तमाम देश के लोगों को इसके लिए प्रोत्साहित कर रही है, सब्सिडी दे रही है, और राजस्थान इस बात की खुशी है कि नंबर 1 स्थान पर आ गया है। आप इसके अलावा देखिए कि 7 सीटें बिल्कुल लगातार हमारी विजय होगी 7 सीटों पर, चाहे आप दौसा की बात करें, आप सलूम्बर की बात करें, देवली उनियारा की बात करें। बिल्कुल आशीष जी, बिल्कुल दौसा की बात कर लेता हूं। दौसा में नामांकन सभा थी कांग्रेस प्रत्याशी की, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने वहां पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कहां गई एसआई भर्ती निरस्त करने की बातें, भ्रष्टाचार मिटाने की बातें, तंज कसे जा रहे हैं सभाओं के अंदर। एसआई भर्ती को निरस्त करने की बात की जा रही थी, वो कहां चली गई? भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करने की बात की जा रही थी, वो कहां चली गई? ये दौसा के मंच पर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कही है। वो कहते हैं ना कि 100 चूहे खाके बिल्ली हज को जाने की तैयारी, वैसा ही कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जी इस प्रकार से बयान जो देते आ रहे हैं, ये इनके मुंह से अच्छे नहीं लगते। कांग्रेस के नेता जो लगातार पिछले 5 सालों से लगातार जो राजस्थान में सामने आया था, भ्रष्टाचारी तो ये शुरू से ही जबरदस्त भ्रष्टाचार करने में नंबर 1 रहे हैं। आप गांधी परिवार की बात करें तो भ्रष्टाचार की इनकी अगर एक फहरिस्त, लंबी फहरिस्त है बिल्कुल। आप देखिए कि शुरू से ही नेहरू जी के प्रधानमंत्री जब ये बने थे, तब से ही इन्होंने जो गड़बड़ झाले देश के साथ, जनता के साथ किए, वो जनता सब जानती है। ठीक है, भ्रष्टाचार कर रहे हैं, तो फिर जब कहा जा रहा था कि बड़े बड़े मगरमच्छ पकड़ में आएंगे, तो आज उन्होंने तंज कसा है कि चुईया भी नहीं पकड़ पाए। आप देखिए ना कि पिछले माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में 10 महीने में राजस्थान के इतिहास में
50 से जब से गणतंत्र हमारा देश में लागू हुआ, जब से आज तक राजस्थान के इतिहास में आज तक इतने पेपर लीक माफिया कभी नहीं पकड़े गए। क्या कांग्रेस चाहती तो 2022 में इन्होंने भर्ती की, उसके बाद लगातार गड़बड़े होती रही। राजस्थान के युवा और वो महिलाएं जो लगातार बिल्कुल जो कोचिंग के लिए बाहर दूर दराज शहर में जा रहे हैं, ग्रामीण परिवेश के बच्चे हैं, रूम लेते हैं, और कई कमजोर तबके के बिल्कुल बालक बालिकाएं भी थी जिनके सपनों पर बिल्कुल पानी फेर दिया कांग्रेस की सत्ता ने। लेकिन अगर ये अच्छे कार्य करते करते तो 2023 में सत्ता से बाहर नहीं होते। और आप देखिए परिणाम 2023 में हमारे को 115 सीटों के साथ में जनता ने आशीर्वाद दिया और पूर्ण बहुमत के साथ हम सत्ता में आए। और जैसा आप बोल रहे हैं कि दौसा में इन्होंने बयान दिया, ये सिर्फ एक वो अभी हमारे माननीय पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जी ने बयान दिया कि सिर्फ एक दुपट्टा घुमा करके डांस करने वाली स्थिति, और ये ऐसी मोरिया बुलाने की बात की जाती है। मोरिया और थोती हरकतें जो इनकी है, तो ये जनता सब जानती है, इनके अंदर कोई डिसिप्लिन नहीं है, अनुशासित पार्टी कभी रही नहीं। जिस प्रकार से गमछा डांस ये काफी फेमस हुआ था विधानसभा चुनाव में भी, लोकसभा चुनाव में भी, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा जहां भी जा रहे हैं गमछा डांस करके वहां पर मोरिया बुलाने की बातें कर रहे हैं। आप देखिए अब ये मोरिया तो कांग्रेस का परमानेंट पहले भी बुल चुका, और लगातार ये और गमछा डांस करके और राजस्थान में परमानेंट मोरिया बुलाने का कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जी प्रयास कर रहे हैं। निश्चित रूप से इनके जो बड़े नेता हैं अशोक गहलोत जी, चाहे सचिन पायलट जी, निश्चित ही मन में तो दुखी हो रहे होंगे, लेकिन वो बोल नहीं सकते कि प्रदेश अध्यक्ष ऐसे व्यक्ति को बना दिया कि जहां देखो वहां गमछा घुमाने में लग जाते हैं। मैं गोविंद सिंह डोटासरा जी से कहना चाहूंगा, जरा आप दौसा की बात कर रहे हैं, लेकिन दौसा में गमछा घुमाने से काम नहीं चलेगा। आप देवनी उनियारा जाइए जहां पर कांग्रेस के बागी नरेश मीणा जी वापस चुनाव लड़ रहे हैं। आप देखिए जो आपकी मुश्किलें 7 सीटों पे आ रही थी, और वो निश्चित रूप से आप देवली उनियारा पर और जबरदस्त मुश्किलें बढ़ा दी है। तो वहां जाकर के उनको मनाइए, और ये गमछा घुमाने से कार्य नहीं चलेगा, क्योंकि जनता विकास की मांग करती है। जनता वास्तव में वो चाहती है कि जो उनकी आवश्यकता है उनकी पूर्ति करे। जनता भ्रष्टाचार खत्म करना चाहती है, जनता बिल्कुल महिलाओं की सुरक्षा चाहती है, और इस प्रकार से तमाम राज्य के बड़े मुद्दे हैं वो जनता चाहती है। लेकिन कांग्रेस ने पिछले 5 साल उनको मौका मिला था, लेकिन वो भी 99 सीटों के साथ मिला था। लेकिन अब गमछा घुमाने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि अब माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी किसी प्रकार से यहां पर स्पेस नहीं देंगे, क्योंकि लगातार आप देख रहे हैं ईआरसीपी और आत्मनिर्भर बिजली की बढ़ती और हमारे कदम, इसके अलावा और राइजिंग राजस्थान को लेकर के जो विदेश के तमाम बड़े जो बिजनेसमैन है, देखिए 15 लाख करोड़ का एमओयू यहां हो चुका है। तो इस प्रकार राजस्थान विकास की ओर लगातार अग्रसर हो रहा है, और 2027 आते आते राजस्थान निश्चित रूप से विकसित राज्यों की श्रेणी में आएगा। आप देखिए कि जिस प्रकार गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ये राज्य लगातार जो तरक्की कर रहे हैं, उस प्रकार राजस्थान भी उनकी गिनती में आएगा, क्योंकि पिछले 5 सालों में यहां की स्थिति बहुत ही खराब हो चुकी थी। राजस्थान देखिए आप कर्ज में नंबर 1 पे आ चुका था, महिला उत्पीड़न में नंबर 1 पे आ चुका। जो चीजों में अच्छी चीजों में नंबर 1 पे आना चाहिए था, वो तो इसमें नंबर ला नहीं पाई है, और ये इन्होंने राजस्थान को बिल्कुल गर्त में लाके डाल दिया, और फ्री की जुमलेबाजी लगातार करते रहे। लेकिन अब इनके पास वो मौका भी नहीं है, क्योंकि जब ये सरकार में थे, जब ये फ्री की जुमलाबाजी कर सकते थे। लेकिन अब 7 सीटों में सिर्फ गमछा घुमाने से काम नहीं चलेगा। आप अपने बागियों को संभालिए, और अब जनता को कैसे आश्वासन देंगे, क्योंकि जनता को झूठ भी एक बार बोला जा सकता है, जनता गुमराह किया जा सकता है। एक बार आपके बोलने से जनता गुमराह हो भी चुकी, लेकिन अब बार बार जनता गुमराह नहीं होगी। जनता समझ चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासित पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी ही इस देश का, इस राज्य का भला कर सकती है, क्योंकि कांग्रेस में तो लगातार लूटने के कार्य, आपके पूर्व मुख्यमंत्री जी, पूर्व प्रधानमंत्रियों ने लगातार देश को लूटने का कार्य किया। और जैसे ही माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी राष्ट्र की गद्दी पर बैठे, बिल्कुल प्रधानमंत्री बने, तो आप देखिए जो देश का लूटा हुआ सोना वापस आया, ठीक है, और इकोनॉमी में हम अर्थव्यवस्था में कहां पहुंचे, तो तमाम देश के बड़े मुद्दे, और मैं समझता हूं कोई किसी प्रकार का इनका गठबंधन है ही नहीं। ठीक है, जिस प्रकार से भी आपने कहा, जिक्र किया देवली उनियारा सीट का, देवली उनियारा सीट पर नरेश मीणा जो कि कांग्रेस के बागी होकर के चुनावी मैदान में उन्होंने ताल ठोक दी, और उन्होंने नामांकन सभा को संबोधित करते हुए कहा है कि स्क्रिप्ट भी मैं ही लिखूंगा, अभिनय भी मैं ही करूंगा, मेरी फिल्म में हीरो भी मैं हूं और विलेन भी। नरेश मीणा चुनाव नहीं लड़ता, युद्ध लड़ता है। तो चुनौती तो पूरी दी है उन्होंने। ऐसे में क्या अब बीजेपी की राह आसान होती नजर आ रही है, क्योंकि वहां पर पोलराइजेशन होगा और उसका डेफिनेटली बेनिफिट जो है वो बीजेपी को जाने वाला है। देखिए देवली उनियारा की बात करें तो नरेश मीणा जी, मुझे लग रहा है कि जो इन्होंने बयान दिया है ये अनमैच्योर सा बयान है कि एक पिक्चर का विलन भी मैं ही हूं, हीरो भी मैं ही हूं। एक विलन और हीरो कैसे हो सकता है? हाँ, ये निश्चित रूप से जो वोट लेकर के जाएंगे या फिर ये जनता के लिए जो बागी बनकर खड़े हो रहे हैं, तो इसमें निश्चित ही कांग्रेस का लॉस होने वाला है।
और मैं समझता हूं बीजेपी को बेनिफिट मिलने वाला है। बिल्कुल 100% बीजेपी को 4 सीटें ऐसी है, 4 सीटें ऐसी है झुंझुनू में राजेंद्र गुड़ा पूर्व मंत्री चुनावी मैदान में है, तो वहां त्रिकोण मुकाबला बन रहा है। खींवसर की बात करें तो आरएलपी, कांग्रेस और बीजेपी 3 का मुकाबला है। 84 की बात करें तो वहां कांग्रेस और बीजेपी के साथ में बाप पार्टी साथ में है। सलूम्बर में भी बाप पार्टी का प्रत्याशी साथ में है, वहां भी त्रिकोण है। और चौथी जो 5वीं सीट है वो देवली उनियारा, जो सीधी टक्कर मानी जा रही थी, तो यहां भी अब बागी ने ताल ठोक दी है। तो त्रिकोण संघर्ष में ये जो 5 सीटें हैं जहां पर वर्चस्व था विपक्षियों का, हालांकि सलूम्बर आपकी सीट थी, बीजेपी की सीट थी, लेकिन और सीटों की अगर बात करें 7 में से 6 सीटें विपक्षी दलों के पास में थी। और अब बीजेपी के पास में गुड गवर्नेंस पर मुहर लगाने के लिए एक अच्छा मौका यहां पर नजर आ रहा है, ऐसा लग रहा है। जिस प्रकार से त्रिकोण संघर्ष हो रहा है तो बीजेपी के लिए राह जरूर आसान सी होती नजर आ रही है। देखिए कि पिछले 10 महीने में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में जो राजस्थान के 10 महीने निकले हैं, जीरो टॉलरेंस की नीति देख लीजिए आप, भ्रष्टाचार शून्यता की ओर लगातार हम बढ़ रहे हैं, और बिल्कुल कानून व्यवस्था की बात करें और तमाम बड़े क्षेत्रों की बात करें, और साथ में आप जैसे झुंझुनू सीट की बात कर रहे हैं, देवली उनियारा की बात कर रहे हैं, सलूम्बर की बात कर रहे हैं, तो आप देखिए कि झुंझुनू में भी जो पूर्व मंत्री इनके जिन्होंने अभी बिल्कुल ताल ठोक दी है, तो वहां पर भी अगर आप वैसे व्यक्तिगत रूप से जानना बिल्कुल मैं कहना चाहूंगा कि कांग्रेस को ही लॉस होने वाला है वहां पर भी, क्योंकि इनके वही नेता हैं जो लाल डायरी लेकर के कांग्रेस को लगातार डरा रहे थे। अब जनता लेकिन उस जो लाल डायरी वाले नेता को भी समझ चुके हैं और कांग्रेस को भी समझ चुके हैं, क्योंकि ये सिर्फ उस समय गठबंधन करते हैं, सिर्फ बीजेपी को ये रोकने का कार्य करते हैं, ये विकास को रोकने का कार्य करते हैं। लेकिन अब जनता समझ चुकी, जब भी तो उनका गठबंधन बैठा नहीं। आप देखिए कि गठबंधन 2 गड़बड़ झाले वाले व्यक्ति एक साथ होते हैं तो कुछ बेनिफिट निश्चित रूप से कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत वोट बढ़ सकते थे, लेकिन अब वो भी नहीं बढ़ रहे। तो आप जो परिणाम देखना चाह रहे हैं कि झुंझुनू की बात करें, देवली, सलूम्बर, दौसा, तमाम राजस्थान की जो 7 सीटें हैं, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ में 7 सीटें हमारी झोली में आ रही है, और जनता का आशीर्वाद मिल रहा है। क्योंकि ये जो आशीर्वाद मिल रहा है ये विकास की वजह से मिल रहा है, ये क्योंकि जीरो टॉलरेंस की नीति की वजह से मिल रहा है। राजस्थान में जो हम आत्मनिर्भर बिजली बनाने की ओर अग्रसर कदम बढ़ रहे हैं उसकी वजह से मिल रहा है। राजस्थान में लगातार चाहे स्वास्थ्य, शिक्षा, रोड, सभी तमाम विकास के मुद्दों को लेकर के जो भजनलाल सरकार लगातार आगे बढ़ रही है, और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी बिल्कुल जो केंद्रीय योजनाएं हैं जनता के, जो हमारा हमेशा से उद्देश्य रहा है पंक्ति के अंतिम व्यक्ति तक हमारा जो लक्ष्य होता है सभी योजनाओं को पहुंचाने तक, वो लगातार पहुंच रही है। क्योंकि जनता हर चीज को कंपैरिजन करती है। आप कंपैरिजन करके देख लीजिए, इनके पूर्व प्रधानमंत्री कहा करते थे कि मैं दिल्ली से, राजीव गांधी जी के ये बिल्कुल बयान होते थे कि मैं दिल्ली से 1 रुपए भेजता हूं तो जनता तक 15 पैसे पहुंचते हैं। लेकिन आज टेक्नोलॉजी का जमाना आ गया है। नरेंद्र मोदी जैसे सजग देश के प्रधानमंत्री और सजग राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी जैसे बिल्कुल सीट पे बैठे हैं, और 1 रुपए वहां से देते हैं तो 1 रुपए ही पहुंचता है। और हमने हमेशा मैनिफेस्टो में जो कहा है वो ईमानदारी से कहा है, सोच समझ करके कहा है। ऐसा नहीं कहा कि जो कह दिया और फिर बाद में दिया नहीं, बिल्कुल ऐसा कभी भी नहीं होगा। और जनता को विश्वास इसी वजह से है कि पिछले 10 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जैसा कहा था वैसा किया। और अभी भी मैं जनता को फिर विश्वास दिलाना चाहूंगा, राजस्थान की जनता को, कि 2024 के मैनिफेस्टो में जो देश की जनता के लिए भारतीय जनता पार्टी ने मैनिफेस्टो में बिल्कुल जो दिया था उसको निश्चित ही 2029 से पहले हम 100% उसको पूरा करेंगे। और राजस्थान के भी जो मैनिफेस्टो में हमने कहा था उसको हम पूरा करेंगे। आप मैनिफेस्टो देख लीजिए, चाहे वो महिलाओं के लिए हो, पुरुषों के लिए हो, किसानों के लिए हो, युवाओं के लिए हो, तमाम गरीबों के लिए हो, युवाओं के लिए हो, और सभी क्षेत्रों में, सरकारी नौकरियों के लिए हो और रोजगार के क्षेत्र के लिए, सभी के लिए क्षेत्र में। और इसके लिए आपका आशीर्वाद से हम सत्ता में आए थे और इनको हम पूरा करेंगे। और 7 सीटें भी इस जनता के आशीर्वाद से ही हम 7 सीटों पर दोबारा बिल्कुल काबिज होंगे। क्योंकि पिछली बार इन्होंने जो झूठ बोला था, सत्ता में ये थे, लेकिन जनता सब समझ चुकी है और निश्चित रूप से हम जीत रहे हैं। ठीक है, आज की चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सुमित श्रीमाल जी, बीजेपी प्रवक्ता। इन्होंने अपनी बात रखी और दावा किया है कि आने वाले उपचुनाव में 7 की 7 सीटें बीजेपी जीतने वाली है। देखना दिलचस्प होगा कि क्या गुड गवर्नेंस पर जनता मुहर लगाती है, क्या बीजेपी के कामों पर, बीजेपी के वादों पर, बीजेपी की डबल इंजन की सरकार पर जनता मुहर लगाती है, या फिर विपक्षी दल अपने वर्चस्व को बचाने में कामयाब होते हैं। आज का एजेंडा में फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।